Hello everyone. I welcome all of you in our YouTube channel यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन या मेटिंग बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक को हम डिटेल में देखने के पहले इसका एक ब्रीफ में ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को एक बार उसके डायग्राम्स के साथ स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीडिंग ब्रीडिंग दो टाइप का होता है, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मतलब ये हुआ कि एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, उन ब्रीड्स में से हम किसी एक ब्रीड को लेंगे और वो जो एक ब्रीड है उसके हम दो इंडिविजुअल्स लेंगे और वो जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन होने चाहिए, लेकिन वो कॉमन एंसेस्टर बहुत दूर नहीं होने चाहिए। मतलब 4 to 6 जनरेशंस के अंदर ही होना चाहिए। जैसे अगर इसको ऐसे एग्जांपल से समझे, कोई ऑर्गेनिज्म ए है, इसकी अगली जनरेशन आती है और इसके दो ऑर्गेनिजम्स, दो ऑफस्प्रिंग आते हैं, B1 B2। इसी तरह से फिर इनका अगली जनरेशन आती है C1 C2, नेक्स्ट जनरेशन D1 D2 और नेक्स्ट जनरेशन E1 E2। अब ये B1 से लेकर के E1 तक जो ये 4 जनरेशंस हैं, एक तो ये ब्रांच हो गई और B2 से लेकर के E2 तक एक ये ब्रांच हो गई। इन दोनों ब्रांच के कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में मेटिंग करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा इनब्रीडिंग। यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैरिज हो रही है लेकिन रिलेशन में ही हो रही है तो इसे क्या बोल देंगे? इनब्रीडिंग बोल देंगे। अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग की। तो आउटब्रीडिंग क्या है? आउटब्रीडिंग इज द मेटिंग द अनरिलेटेड एनिमल्स which may be between individuals of the same breed। ये फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, individuals of the different breed सेकेंड डायग्राम में, और individuals of the different species ये थर्ड वाले डायग्राम में। इसको ऐसे समझिए, पहला जो सबसे पहले इनब्रीडिंग में हमने क्या बताया कि ये तो एक ऐसी मैरिज हो रही है जिसमें एक ही फैमिली के रिलेशन में वो दोनों लोग आ रहे हैं। फिर आउटब्रीडिंग का जो फर्स्ट टाइप है आउट क्रॉसिंग, उसको क्या कहा? ये है एक ही ब्रीड के हैं लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग तो इसमें तो ब्रीड ही अलग अलग हमने ले ली। आप देख सकते हैं जो हमने ये दो डॉग लिए हैं ये बिल्कुल देखने में अलग अलग हैं। क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों की ब्रीड ही अलग है। लेकिन आउट क्रॉसिंग वाले में देखिए, एक ब्लैक है और एक वाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके एंसेस्टर्स तो कॉमन नहीं हैं लेकिन ये दोनों हैं एक ही ब्रीड के। और फर्स्ट वाले में देखिए, ये जो दोनों हमने पपी लिए हैं ये एक ही फैमिली से हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। और लास्ट में देखिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ये डिफरेंट स्पीसीज का जब ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, यानी कि नेचुरली ऐसा नहीं होता है कि दो स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज की डेफिनेशन ही यही होती है कि एक ऐसा ग्रुप इन ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके उसको बोलेंगे स्पीसीज। और अगर आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सके तो क्या बोलेंगे? डिफरेंट स्पीसीज। तो ये डिफरेंट स्पीसीज की बात चल रही। तो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो कभी कभी ऐसे एनिमल्स बन जाते हैं। आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसको एक बार फटाफट एक लाइन में अगर बात करें, इनब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच में मैरिज हो गया। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया? एक ही फैमिली के नहीं हैं लेकिन एक ही कास्ट हो गई। क्रॉस ब्रीडिंग का क्या मतलब हो गया? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब कंट्री ही अलग अलग हमने ले लिया। इसको ऐसे समझिए कि अगर ऑस्ट्रेलियन का मैरिज किसी अफ्रीकन के साथ हो जाए। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन तो अलग ही चीज हो गई, मतलब किसी एलियन के साथ ही मैरिज हो गई। ह्यूमन का मैरिज किसी एलियन के साथ हो गया या किसी दूसरी स्पीसीज के साथ हो गया, गोरिल्ला चिंपैंजी किसी के साथ, इस तरह। तो ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट तरीका
ब्रीडिंग को समझने का। अब एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन जो भी दिया हुआ है उसके उससे रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं उनको देखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री तो फार्मर्स करते ही हैं, लेकिन अगर वो ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं देते तो उनका प्रोडक्शन जो है कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग का जो टारगेट है, जो एम है, वो है ही क्या? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना या फिर जो डिजायरेबल क्वालिटीज हैं उन्हें इंप्रूव करना। अब जो हम ब्रीडिंग कराएंगे वो हम किस पर्पस के लिए कराएंगे, यानी कि हम कौन से कैरेक्टर्स चाहेंगे। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा है, फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड बी ब्रीड एनिमल्स, वुड द सिलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल, selection of the characters differ with the choice of animals. The selection of characters depends upon the purpose of which animal is chosen. मतलब ये हुआ कि अगर हमें मीट प्रोडक्शन के पर्पज से चूज करना है किसी एनिमल को, तो हम क्या लेंगे? ब्रॉयलर। हम चिकन ब्रॉयलर लेंगे जिसमें कि हाई ग्रोथ रेट होगा। लेकिन अगर हमें एग प्रोडक्शन के पर्पज से चाहिए तो हम तब क्या चूज करेंगे? तब क्या लेंगे? तब हम एग लेयर्स को लेंगे। यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये दो तरह के यहाँ पे ब्रीड हैं, एक है कॉमन ब्रॉयलर और एक है कॉमन लेयर्स। लेयर्स जो है इनका सिलेक्शन किस लिए किया जाता है? तो ये एग प्रोडक्शन के लिए है। और जो ब्रॉयलर्स है इनका प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? ये मीट के लिए किया जाता है। अब इसके बाद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड। तो ब्रीड का मतलब क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रीड स्पीसीज का एक पार्ट है, या ऐसा कहें कि स्पीसीज के अंदर बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। यहाँ पे ये जो वर्ड है रिलेटेड बाय डिसेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी दो ऑर्गेनिज्म को कह रहे हैं कि ये सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। ये मतलब हुआ रिलेटेड बाय डिसेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम ब्रीड में ये मैंने 4 ऑर्गेनिज्म बना रखे हैं, एक जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं, और डिफरेंट ब्रीड में भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। Find out the names of some common breeds of cattle and poultry in the farms of your area. तो देखिए, हम कुछ कैटल्स की बात करेंगे और कुछ पोल्ट्री फार्म में कुछ एनिमल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैटल की अगर बात करें तो आप अपने आसपास अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दो तरह की गाय जो है यूज में आती है, एक साहीवाल और एक रेड सिंधी। अब जो साहीवाल है, साहीवाल का आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये रहे साहीवाल है और ये रेड सिंधी। जो साहीवाल है इज अ ब्रीड ऑफ जेबू कैटल्स। जेबू का मतलब होता है ये ऐसे गाय होते हैं, ऐसे बैल होते हैं जिनके पास क्या होता है? हम्प होता है, कुबड़ ऊपर आप देख सकते हैं हम्प। These are used dairy production. This breed is native of साहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब के क्योंकि साहीवाल डिस्ट्रिक्ट से ही इसका रिलेशन है, इसलिए इसको नाम क्या है? साहीवाल। फिर इसके बाद रेड सिंधी, नाम से ही पता चल गया, रेड यानी इसका कलर जरूर रेड रहेगा, सिंधी यानी कि सिंध वाले रीजन में ये मिलेगी। दोनों के आप यहाँ पे कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। साहीवाल रेडिश ब्राउन कलर होना चाहिए, टिक रेजिस्टेंट होती है और हीट टॉलरेंट बॉडी होता है। लेकिन रेड सिंधी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डीप रेड कलर होता है और जो अम्बिलिकस है वो काफ़ी बड़ा होता है और हैंगिंग होता है। अम्बिलिकस अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड है और इसका जो फोरहेड होता है ये वाइड होता है। तो ये तो बात हो गई साहीवाल और रेड सिंधी की। तो आप ये देखिए, ये दो अलग अलग ब्रीड है जो अपने आप चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी डेयरी फार्म में जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री की। पोल्ट्री में आप दो तरह के आपने मुर्गियां देखी होंगी, एक है एसएल और एक है बुसरा। एसएल और बुसरा क्या है? एसएल
ये हाई स्टेमिना और डॉग फाइटिंग क्वालिटीज के लिए यूज होता है। तो जो एसएल आप देख रहे हैं ये साइज में काफी बड़ा होता है और इसका लोग फाइटिंग कराते हैं। और जो बसरा है ये मीडियम साइज का होता है। हालांकि जो डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पे दोनों का साइज अगर कंपेयर करें तो बसरा का ज्यादा बड़ा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बसरा का साइज थोड़ा छोटा होता है, कम होता है, और एसएल का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये दो स्पीसीज हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। When breeding is between animals of the same breed, it is called inbreeding. While crosses between different breeds are called outbreeding. तो अब inbreeding, outbreeding को ये देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये दो ऑर्गेनिज्म है और इनके नेक्स्ट जनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग आते हैं? 3। अब इन 3 ऑफस्प्रिंग में अगर किसी भी दो के बीच में मेटिंग होता है या ब्रीडिंग होता है तो इसको क्या बोल देंगे? इनब्रीडिंग। एक ही फैमिली के मेंबर है, लेकिन अगर बाहर से कोई आ गया दूसरा ऑर्गेनिज्म जो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग की अब बात करते हैं। इनब्रीडिंग रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लिया है इसमें तो ये कह रहे हैं कि 4 to 6 जनरेशन तक जो है ये रिलेशन में रहने चाहिए। इसके बाद अगर हो गया तो इसको इनब्रीडिंग नहीं बोलेंगे। यानी कि वही जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ए है और इसके 2 ऑफस्प्रिंग होते हैं B1 B2, और उसके बाद अगली जनरेशन आती है C1 C2, फिर अगली जनरेशन आती है D1 D2, फिर अगली जनरेशन आती है E1 E2। तो ये क्या हो गया? ये आपने देखा 4 जनरेशन आ गई। अब अगर इन 4 जनरेशन के बीच में मेटिंग होता है तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे इनब्रीडिंग। फिर नेक्स्ट, द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज एज फॉलो, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल। तो ऑब्वियसली अगर ब्रीडिंग कराना है तो मेल और फीमेल दोनों ही कैसे होने चाहिए? सुपीरियर होने चाहिए। द प्रोजेनी obtained from such mating are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating. अब इसके बाद जब प्रोजीनी आएगी तो उसमें भी अब देखा जाएगा कि सबसे सुपीरियर कौन सा मेल है और फीमेल है, और फिर उन दोनों का मेटिंग कराया जाएगा। सुपीरियर फीमेल जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पर लैक्टेशन जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ज्यादा दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। जबकि सुपीरियर मेल का मतलब होता है कि जिसमें से सुपीरियर प्रोजीनी बाकी जो मेल्स हैं उनके कंपैरिजन में आना चाहिए। नेक्स्ट, ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइंस डेवलप्ड बाय मेंडल। अब देखिए, अगर आपने मेंडलिज्म को ठीक से स्टडी किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें होमोजाइगस इंडिविजुअल चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनब्रीडिंग करानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पास ये डायग्राम में भी पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे 2 इंडिविजुअल लिए, एक हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस। अब जो इसमें जब इनमें रिप्रोडक्शन होगा तो जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है अगर उनमें इनब्रीडिंग हुआ तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए साथ में आ गया, और अगर आउटब्रीडिंग होती है तो कैपिटल ए स्मॉल ए साथ में आ गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इनब्रीडिंग कराना पड़ेगा। Thus inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line in any animal. तो प्लांट के लिए भी ऐसा ही होता है और एनिमल के लिए भी ऐसा ही होता है। फिर नेक्स्ट है, इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए इस डायग्राम में जो रेड कलर से मैंने ऑर्गेनिज्म बना रखा है, मान लीजिए कि इसके पास कोई हार्मफुल रिसेसिव जीन है तो इसकी डेथ हो जाएगी, और अगर इसकी डेथ हो जाएगी तो ये अपने आप ये जो जीन्स हैं इनका क्या हो गया? यहाँ से एलिमिनेशन हो गया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes. तो less desirable gene वही जो harmful था वो तो अलग हो ही गया, और accumulation किसका हो जाएगा? superior genes का। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो स्मॉल ए है ये harmful नहीं हो, ये beneficial हो, तो फिर इसका accumulation हो जाएगा। Therefore, this approach where there is selection at each step increases the productivity of इनब्रिड पॉपुलेशन।
तो मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेप पे जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। However, continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduces fertility and even productivity. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इनब्रीडिंग बहुत जनरेशन तक चलता ही रहा, तब क्या हो जाएगा, तब दो चीजें कम हो जाएंगी, एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा और दूसरा फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो डायग्राम मैंने बनाए हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देखिए, इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है ये प्लांट्स हेल्दी हैं, उसके बाद आप लास्ट जनरेशन देखिए, इस प्लांट का हाइट कम हो गया है और इसकी फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये दो प्लांट यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो फर्स्ट प्लांट है ये इनब्रीडिंग, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग का रिजल्ट है, और ये वाला जो प्लांट है राइट साइड में, ये किसका रिजल्ट है, ये आउटब्रीडिंग का है। तो क्लियर पता चल रहा है दोनों में डिफरेंस। Whenever this becomes a problem, selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior animals of the same breed. अब अगर ऐसा हो गया कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ ही गया, कंटिन्यूअस हमने इनब्रीडिंग कराई और इसकी वजह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और अगर ऐसा हो गया, फिर आप चाहते हैं कि नहीं अब अगली जो जनरेशन आए इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब दूसरी ब्रीड के किसी सुपीरियर ऑर्गेनिज्म के साथ फिर से मेटिंग करानी होगी, तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन से। अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट स्पीसीज। तो देखिए, आउटब्रीडिंग तीन टाइप का हो सकता है, या ये कहें कि तीन तरह की ब्रीडिंग को आउटब्रीडिंग में इंक्लूड करते हैं। अगर एक ही ब्रीड के दो ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तब तो इसको क्या बोल देंगे, आउट क्रॉसिंग। अगर ऐसा हुआ कि डिफरेंट ब्रीड ही हमने ले ली, तो इस ब्रीडिंग को क्या बोल देंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। और अगर दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग हो गया, तब इसको क्या बोल देंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रहे, इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट, और इंट्रा का मतलब होता है एक के अंदर। इंटर मतलब क्या होता है, दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है एक के ही अंदर। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म हैं तो एक ही ब्रीड के, लेकिन जब इनका ब्रीडिंग कराएंगे तो 4 to 6 जनरेशन तक इनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए। It is the best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production growth rate in beef cattle. तो अभी अभी ऊपर हमने देखा था कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का इलाज क्या है, आउट क्रॉसिंग है, तो उसी की बात चल रही है। अ सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द अनदर ब्रीड। मतलब क्या है कि दो अलग अलग ब्रीड ले रहे हैं और दोनों के ही जो सुपीरियर मेल और फीमेल हैं उनका क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस ब्रीडिंग allows the desirable qualities of two different breed to be combined. The progeny hybrid animals may themselves be used for commercial production. अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हमने देखा कि एक ब्रीड कोई है A और दूसरा ब्रीड है B। हमें एक ऐसी ब्रीड चाहिए जिसमें A और B दोनों के कैरेक्टर्स हों, तो ये हमारा पर्पस है। Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to the existing breed. और इससे क्या होगा, इससे जो अगली जनरेशन आएगी वो हो सकता है पिछली जनरेशन से भी ज्यादा सुपीरियर हो जाए। Many new animal breeds have been developed by this approach. अब इस अप्रोच का यूज करके बहुत सारे एनिमल्स डेवलप किए गए हैं। जैसे अब यहाँ एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, ये
बीकानेरी ईव्स है। ईव्स का मतलब होता है फीमेल शीप, और दूसरा क्या है, मैरीन रैम्स है। इन दोनों का क्रॉस कराया तो इससे जो, अब जैसे बीकानेरी ईव्स है, कुछ कैरेक्टर्स हमें बीकानेरी ईव्स के चाहिए होंगे, कुछ मैरिनो रैम्स के चाहिए होंगे। इन दोनों का क्रॉस कराने से जो अब ये हिसार डेल हमको मिल रहा है, इसमें क्या है, दोनों के कैरेक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये तो सुपीरियर हो गया, क्योंकि इसमें बीकानेरी ईव्स की भी कुछ खास बात है और मैरिनो रैम्स की भी कुछ खास बात है। इसी तरह से आप इस डॉग को भी देख सकते हैं। ये जो दो डॉग हैं, इन दोनों की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और इनके क्रॉस कराने के बाद जो नया डॉग आप देख रहे हैं, इसमें इन दोनों का कि जो कंबाइन कैरेक्टर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो वो हमारे लिए कैसे होंगे, कमर्शियली बेनिफिशियल होंगे। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। In this method, male and female animals of two different species are mated. In some cases, the progeny may combine desirable features of both the parents and may be of considerable economic value. अब जैसे देखिए, म्यूल यानी कि खच्चर, ये हॉर्स फीमेल और मंकी मेल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मेटिंग से बना है, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स में ये इन दोनों से सुपीरियर हो जाता है। कैसे? अगर बात इंटेलिजेंस की करें तो गधा तो खैर गधा ही है, लेकिन खच्चर ऐसा नहीं है। खच्चर डंकी से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और अगर लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ हॉर्स से ज़्यादा होती है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, वैसे तो हॉर्स का साइज ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सेम साइज का हॉर्स और म्यूल खच्चर को लेते हैं तो जो म्यूल है उसका स्ट्रेंथ हॉर्स से ज़्यादा आता है। कि अगर हम फीमेल टाइगर और मेल लॉयन का क्रॉस कराएं तो इससे जो नई स्पीसीज, नया जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, लाइगर। टाइगर का GER ले लिया और लॉयन का LI ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइगर है, लाइगर का जो साइज है वो टाइगर और लॉयन से भी ज्यादा होता है। अगर इसको हम सीधा स्ट्रेट खड़ा कर दे तो ये लगभग कितना जाएगा, 11 फीट तक चला जाएगा। आप देख सकते हैं काफी बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन आर्टिफिशियली प्रोडक्शन कराने के बाद इस तरह से बन जाता है। ऑर्गेनिज्म तो रियल होगा, लेकिन इस मेटिंग को आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा यहाँ पास ब्रीडिंग टॉपिक।